Hello everybody, here we are going to start chapter number 9, carbon and its compounds. Okay, class 8 ICSE board chemistry. So let's begin this chapter. So this chapter मैं पहले बता दे रही हूँ कि ऐसे ये चैप्टर हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे, न कि डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, क्योंकि इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं खाली वही बता रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, देखो अभी कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया गया है. चैप्टर को पहले समझ लो कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. कार्बन के इंट्रोडक्शन पहले हाफ चैप्टर बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कार्बन अकर होता है और कि जो कार्बन है वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाया जाता है और कौन सा कार्बन का हमारी डेली लाइफ में रोल है. एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन के, जो कार्बन की क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे. So let's begin this chapter. Okay, by the first topic, carbon and introduction. Basically कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, एक सॉलिड नॉन मेटल है. ओके, और वो रिप्रेजेंट होता है सिंबल C से और जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो कितना है 6 है और मास नंबर 12 है. और इसका ये मतलब जब हम उसको लिखते हैं केमिस्ट्री के फॉर्म में, उस फॉर्म को जैसे पहले 12 ऊपर, जैसे हमने सर्कल बना के रखा है, देख लो 12 जैसे कार्बन का सिंबल लिखा हमने और जो एटॉमिक मतलब मास नंबर होता है वो मास नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं. 6 का डबल क्या है 12 और 12 क्या है मास नंबर किसका कार्बन का. 6 क्या है एटॉमिक नंबर है किसका कार्बन का. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है. ओके, और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 4 है. तो इसकी वैलेंसी क्या है 4 है. ओके, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी वैलेंसी होती है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है. जब हमने उसमें करा तो फिर एटम में तो हमने K शेल में 2 आए, L शेल में 4 आए. तो L जो इतनी लास्ट में होते हैं वो क्या होते हैं वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं हम लोग. फिर जो कार्बन होता है वो कौन से पीरियड में रखा जाता है 2 पीरियड में. सेकंड पीरियड में कार्बन को रखा जाता है. याद कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें MCQ में आ सकती हैं, बता दे रहे हैं. जो कार्बन है वो सेकेंड पीरियड में रखा जाता है 14th ग्रुप में और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है 1 होती है एटॉमिसिटी. जो कार्बन है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है कैटिनेशन. से कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की. मतलब कार्बन अपने आप ही दूसरे कार्बन से लिंक कर जाता है और यही जो लिंक कार्बन एटम की जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इसी लिंकिंग प्रॉपर्टी को और खुद से होता है. कोई कराता नहीं कि ने इनको एक्सपेरिमेंट से लिंक करा दिया, नहीं, खुद से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की टू फॉर्म लॉन्ग चेन. और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर नोन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में ये जो प्रॉपर्टी उस बहुत सारे केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच बन गई. क्या सेपरेट ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मीन्स यहाँ पे क्योंकि कार्बन के एटम ज़्यादा बनने लगे, कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा बनने लगे, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको अलग से पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम रखा गया. कार्बन जो होता है वो कंबाइन जब हाइड्रोजन के साथ करता है तो फिर हाइड्रोकार्बन बनता है. हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन को लेते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं. कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के उनको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जैसे कि सबसे तो हाइड्रोकार्बन का मेन एग्जांपल क्या हो गया है CH4 मीथेन. ओके, जिसमें क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या अकरेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब हाउ कार्बन अकर, कैसे कार्बन अकर करता है. तो बेसिकली कार्बन जो होता है वो फ्री स्टेट में भी अकर करता है और कंबाइंड स्टेट में भी अकर करता है. तो फ्री स्टेट में जैसे कि वो खुद से ही रहता है अपने आप ही, तो क्या होता है फ्री स्टेट में जो कार्बन होता है वो डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में होता है, कोल में होता है, कोक में होता है. और कंबाइंड स्टेट में तो मतलब हमारे में भी होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है कार्बन. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट है, एनिमल्स है, इनमें भी कार्बन है. क्योंकि हम सब लोग क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें भी कार्बन है. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब में कार्बन है. सेलुलोज है,
ये सब चीज़ों में कार्बन है, तो हम इसी को तो प्रोटीन ले रहे हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट हमारे में आ रहा है, फैट है, ओके, सेलुलोस है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के अंदर है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन पाया जाता है, इसलिए तभी दो कंपाउंड्स हैं कार्बन के पाए जाते हैं। जैसे विटामिन से लिखा हुआ है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो ये का कंबाइंड स्टेट में होता है। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी कहते हैं। याद रखो, ये CNG LPG इन सब में। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया कि कार्बन फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक क्या है? रोल ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कार्बन का क्या रोल है? देखो यहाँ पे क्या रोल है कार्बन का हमारे डेली लाइफ में। हमारे डेली लाइफ में कार्बन का ये रोल है, पहला तो ये पॉइंट दिया गया है कि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। टी, कॉफ़ी, पल्सेस, शुगर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। टी है, कॉफ़ी है, शुगर है, ये सब भी किससे बनी होती है? कार्बन कंपाउंड बन जाती है। तो ये हमारा पहला रोल हुआ किसमें? हमारी डेली लाइफ में कार्बन का। रोल ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ, व्हाट इज, क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ। सो फर्स्ट 4 पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट लिखोगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। टी, कॉफ़ी, पल्सेस एंड शुगर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? लर्न इट हियर। ओके, कि कई बार जब पढ़ो तो फिर सिर्फ रिवाइज करना पड़े। यूट्यूब से अगर पढ़ा है तो फिर लर्न भी हो गया उस समय, ऐसे पढ़ो, ठीक है। रोल ऑफ कार्बन in our daily life. Fruits and vegetables contain carbon compounds. Fruit and vegetables contain carbon compounds. Tea, coffee, pulses and sugar are also made up of carbon compounds. Tea, coffee, pulses, sugar are also made up of carbon compounds. Yeah. Then what happened? Fruits and vegetables contain carbon compounds. Tea, coffee, pulses are also made up of carbon compounds. देन नेक्स्ट क्या है? सी है सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, लेदर है, डाइज है, एक्सेट्रा, ये सब भी कार्बन कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं। फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग गैस, CNG, LPG, न्यूट्रल गैस, ओके, ये भी क्या करती हैं? कार्बन कंपाउंड्स को कंटेन करती हैं। क्लियर? तो पहला हमारा पॉइंट हुआ रोल ऑफ कार्बन डेली लाइफ में क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। टी, कॉफी, पल्सेस, शुगर और ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। सेकेंड हो गया सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक, रबर, लेदर, और क्या चीज़? एंड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, CNG, LPG, natural gas, these are also made up of carbon compounds. What थ्री पॉइंट्स हो गए हमारे। फोर्थ क्या हुआ? फोर्थ हुआ हमारा वी यूज सोप्स, साबुन हम लोग यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, फ्लोर को क्लीनिंग करने के लिए फिनाइल विनाइल यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट है ना। वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट, ओके, फॉर क्लीनिंग पर्पसेज, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये भी कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। हम वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग पर्पस, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा क्लोथ्स मेड अप ऑफ नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन, वूल एक्सेट्रा कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कपड़े जो कॉटन, नायलॉन, वूल, पॉलिस्टर इन सब से बने हों, ये भी कार्बन कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं। ओके, तो 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। ये 5 पॉइंट में 4 पॉइंट लिख दोगे, पेपर में नंबर मिल जाएगा। फिर क्या हुआ हमारा? एक ये दिया गया है येलो बॉक्स में, कार्बन इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। डू यू नो अबाउट हाइड्रोकार्बन्स? बेसिकली डू यू नो अबाउट हाइड्रोकार्बन का आंसर यही हो जाएगा, सबका आंसर यही है दोनों का, कि जो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एसेंशियल पार्ट है, उसको हाइड्रोकार्बन बोला गया है। दैट्स व्हाई। देन एलोट्रॉपी आ जाएगा। एलोट्रॉपी बेसिकली क्या होता है? एलोट्रॉपी और एलोट्रोप्स दो टर्म इसमें बताया गया है। एलोट्रॉपी बेसिकली कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी फिजिकल जो स्टेट होती है वो सेम रहती हैं, पर एक से ज़्यादा फॉर्म्स में रहते हैं। ओके, एज यू कैन से सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म विद द सेम फिजिकल स्टेट।
एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। यही प्रॉपर्टी जो है उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है। एंड ईच फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के हर एक फॉर्म को क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। कार्बन के भी एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं। एंड व्हाट आर दैट, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स कौन से हैं, 2 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, कौन से, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। Alright, all the allotropes of an element have similar chemical properties, पर similar chemical properties होती हैं allotropes की, मतलब allotropes होते हैं element की, उसकी थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल स्टेट तो सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं, ओके, पर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर ही रहती हैं एक दूसरे से। समझ में आया एलोट्रॉपी क्या होता है? कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, बट इन विद द सेम फिजिकल स्टेट, ओके, and each form of element is called an allotrope. अब देखो यहाँ पे जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो कौन से हैं, 2 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म भी कहते हैं। और बहुत सारे कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, और 2 एलोट्रोप्स सल्फर के भी हैं। सल्फर के 2 एलोट्रोप्स के नाम क्या है, rhombic sulfur and monoclinic sulfur. What is the name of the allotropes of sulfur? सल्फर के एलोट्रोप्स कौन से हैं, rhombic sulfur and monoclinic sulfur, monoclinic sulfur and rhombic sulfur. एंड फोस्फोरस के भी 2 एलोट्रोप्स हैं, वो कौन से हैं, वाइट और येलो फोस्फोरस एंड रेड फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस और वाइट और येलो फोस्फोरस एक ही चीज़ है ना, वाइट और येलो फोस्फोरस, तो ये वाइट या फिर येलो फोस्फोरस के हैं या फिर रेड फोस्फोरस के और रेड फोस्फोरस हैं, ठीक है। तो फोस्फोरस के भी 2 एलोट्रोप्स हैं और सल्फर के भी 2 एलोट्रोप्स हैं, और कार्बन के भी 2 एलोट्रोप्स हैं। व्हाट आर दैट, कार्बन के भी बारे में पढ़ लो, तो कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में समझेंगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स और नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म, ओके। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे कि कार्बन जो होता है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होता है, तो उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, क्रिस्टलाइन अगर डिफ्रेंशिएट आ जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। सो इसमें लिख सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म, द कार्बन एटम इज अरेंज्ड, द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरिनीज आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरिनीज है, ये क्या है, आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये कैसे फॉर्म्स होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, दैट्स व्हाई इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये हैप्पैज़ार्डली अरेंज होते हैं। हैप्पैज़ार्डली मतलब कहीं पर भी कोई भी हो जाता है अरेंज, ये कोई भी सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होते ही नहीं है। तो in non-crystalline or amorphous form of carbon, the atoms are not arranged in any systematic manner, they are arranged haphazardly, okay, haphazardly। जैसे कि अब इसके एग्जांपल्स हो गए, कोल है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक है, कोक है, ये सब क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, ओके। समझ में आ गया कि जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वो हैप्पैज़ार्डली अरेंज होते हैं और सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया क्रिस्टलाइन फॉर्म कितनी होती हैं, 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। व्हाट आर दैट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरिनीज। एंड एमॉर्फस फॉर्म कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 4 में से चारकोल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल। और 4 कौन सी होती है एमॉर्फस फॉर्म, कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। देन अब देखो फिर आता है हमारा क्या, नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं बाद में पढ़ें, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में पढ़ लें। देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका सिर्फ 2 ही पार्ट दिए हैं ना, है 3 फ्लोरिनीज भी है, पर फ्लोरिनीज को आपको इस चैप्टर में बताया नहीं गया है ना। और हम सोच रहे हैं कि अभी जल्दी से 2 ही पॉइंट है, ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे 4 पेज में ही है, पर 3 पेज में ही है। और जो एमॉर्फस फॉर्म है वो ज़्यादा बड़ी है। अब उस एमॉर्फस फॉर्म को जल्दी से हम लोग खत्म कर देते हैं, ओके। देन वी विल स्टार्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। लेट्स बिगिन विद नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पर अब ये जो चेक पॉइंट 1 है वो आपका होमवर्क है, अभी हम जब वो पढ़ा देंगे फिर आपका देख लीजिए, पहले आंसर लिखे भी हुए हैं इसके। और जब हम पढ़ा दें पूरा तो बता दीजिएगा, हम करा देंगे मतलब।
अब अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, तो अमॉर्फस फॉर्म कितनी होती हैं? बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ओके, आपकी बुक में 4 फॉर्म्स दी गई हैं अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऑलराइट, तो 4 कौन कौन सी दी गई हैं? कोल, कोल मतलब कोयला, चारकोल, ओके, लैम्प ब्लैक, कोक, जिसमें से चारकोल के भी 3 पार्ट्स हैं। एंड व्हाट आर दैट? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल एंड शुगर चारकोल। उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोल पढ़ते हैं। कोल क्या होता है? कोल एक ब्लैक होता है, ब्राउनिश ब्लैक भी होता है, हार्ड और कंबस्टिबल मीन्स आग लगने वाला होता है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब कि जो फायर को सपोर्ट करे। Coal is a black or brownish black, hard and combustible substances. Chemically, coal is a mixture of compounds of carbon, hydrogen, and oxygen, and some free carbon together with small amounts of nitrogen and sulfur. तो कोल क्या होता है? एक ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, हार्ड और कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, जो कि केमिकली क्या होता है? कोल एक मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री अदर कार्बन एटम्स। कोल में व्हाट इज़ द स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर, स्मॉल अमाउंट में कोल प्रेजेंट। कोल में स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन और सल्फर मीन्स N2S N2S आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इन कार्बन। ओके, विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन कोल। तो कोल में क्या चीज़ मिक्सचर होता है? कोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कुछ फ्री कार्बन भी होता है। फ्री कार्बन से कि कुछ का स्मॉल अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर भी रहता है। याद रख लो, ये डिफिनेशन अगर आ जाए डिफाइन कोल तो लिख लेना, अ कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and some free other carbon atoms that are and some free carbon together with a small amount of nitrogen and sulfur. Okay, अब टाइप्स ऑफ कोल भी लिख देना, ज़्यादा अगर मार्क्स का हो तो लिख देना कि कोल इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। व्हाट आर दैट? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन देम, उनके में कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे हाईएस्ट कार्बन किस में प्रेजेंट है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में प्रेजेंट है? एंथ्रासाइट में। सबसे कम पीट में। तो एंथ्रासाइट में कितना है? 94 to 98%। और वो शाइनी कलर होता है, ब्लैक, शाइनी ब्लैक और वेरी हार्ड, मतलब हार्ड होता है। ओके, और बिटुमिनस सेकेंड पॉइंट है आपका। बिटुमिनस सेकेंड में क्या है? कितना प्रेजेंट होता है कार्बन? 65 to 70% कार्बन प्रेजेंट रहता है। किसमें? बिटुमिनस में। वो कलर में ब्लैक होता है और मतलब अगर एक बारे मरेंगे वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। फिर थर्ड होता है मेरा लिग्नाइट। लिग्नाइट में 38 to 40% प्रेजेंट है कार्बन। 38 to 40% कार्बन किसमें प्रेजेंट होता है? लिग्नाइट में। और ये भी क्या होता है? ब्राउन होता है कलर में और सॉफ्ट होता है। पीट सबसे बेकार, सबसे मतलब येलो होता है कलर में और लाइट ब्राउन होता है। येलो से लाइट ब्राउन हो जाता है जब वो जलता है। 30% कार्बन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दी गई है, आप देख सकते हो। तो एंथ्रासाइट है वो शाइनिंग कलर है इसका, ब्लैक कलर, और हार्ड भी है, और बिटुमिनस ईजिली ब्रेक हो जाता है और ब्लैक होता है कलर में। लिग्नाइट भी ब्लैक होता है कलर में, और नहीं लिग्नाइट ब्राउन होता है कलर में और सॉफ्ट होता है। पीट येलो टू लाइट ब्राउन हो जाता है, येलो टू लाइट ब्राउन। ओके, ये याद कर लो। हम कोल की डेफिनेशन आ रहे हो तो लिख देना, कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस। केमिकली कोल इज अ मिक्सचर ऑफ compounds of carbon and hydrogen and oxygen with some carbon together with a small amount of nitrogen and sulfur. After coal is classified into 4 main types depending upon the amount of carbon present in them. They are classified below. Anthracite टाइप्स ऑफ कोल लिखना, देखो 3 ब्लॉक बनाना। पहले ब्लॉक में लिखोगे टाइप्स ऑफ कोल, सेकेंड में लिखोगे कार्बन कंटेंट और थर्ड में लिखोगे प्रॉपर्टी। तो कितना मतलब प्रॉपर्टी है उसमें, कितना कार्बन कंटेंट करता है एंथ्रासाइट में? 94 to 98%, बिटुमिनस में 65 to 70%, लिग्नाइट में 38 to 40% और पीट में 30%। ओके, देन कोल का यूज़ क्या होता है देख लो। कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल टू कुक फूड। कोल बेसिकली यूज़ होता है एज अ फ्यूल टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए उसका एक फ्यूल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं लोग। तो यूजेस ऑफ कोल अगर आ जाए तो लिख देना। ज़्यादा मार्क्स में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए तो लिख देना
Coal is used. Uses of coal. Coal is used as a fuel to cook food, for generating electricity in thermal power plant. Thermal power plant में electricity generate करने के लिए भी यूज़ होता है coal. As a source of energy in various industries like cement, ceramic, paper, steel. जैसे cement industry में, ceramic industry, paper industry में, steel की industry में, iron की industry में जो coal है वो एक energy के source की तरह काम करता है. As a source of energy in various industries like cement, ceramic, paper, steel and iron etc. और फोर्थ पॉइंट है हमारा टू पावर स्टीम इंजन्स. पावर स्टीम इंजन्स के लिए भी ये कोल यूज़ होता है. तो व्हाट यू कैन राइट हियर यूजेस ऑफ कोल में, यूजेस ऑफ कोल में आप लिख सकते हो कि एज अ फ्यूल टू कुक फूड, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, ओके, ऑफ as a source of energy in various industries, okay, like ceramic, cement, paper and etc. to power steam engine, और power steam engines में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पहले हम लोग ये पढ़े लेंगे समथिंग मोर. ओके, लेट्स स्टार्ट समथिंग मोर. समथिंग मोर में देखो लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक डिफाइन में है एक क्वेश्चन में है कि क्या होता है जब कोल को हम लोग बर्न करते हैं. बर्निंग, व्हाट हैपेंस व्हेन कोल इज बर्न्ड. तो आंसर दिया गया इसका, बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जब कोल बर्न होता है तो एयर भी तो पॉल्यूट होती है. बर्निंग ऑफ कोल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. व्हेन कोल बर्न्स, जब कोल बर्न होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2, NO2 and what, and a lot of smoke. CO2 is a main greenhouse gas and it causes global warming. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मेन ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस गैस, ओके, सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 है. और क्या कॉज करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. जो SO2 एंड NO2 है जो वो एसिड रेन को कॉज करती है. NO2 ऑल्सो कॉजेज स्मॉग. धुआं जो मतलब स्मॉग हो जाता है, तो वो स्मॉग में जो NO2 है वो भी कॉज करती है. तो ये हैपन होता है जब कोल बर्न होता है. तो कभी कहते हैं कोल बर्न जलाओ, हीटर जला लो, बिजली का बिल दे दो, पर से इन्वायरमेंट तो मत ख़राब करो, अपनी सेहत तो मत ख़राब करो. तो फिर से देख लो, तो एक बार लर्न कर लो व्हाट हैपेंस व्हेन कोल इज बर्न्ड. बर्निंग ऑफ अ कोल इज मेंट of air pollution. Burning of coal is a major cause of air pollution. When coal is burnt, it produces CO2, NO2 and SO2, and a lot of smoke. CO2 is the main greenhouse gas which cause global warming. So SO2 and NO2 contribute to acid rain. SO2 and NO2 cause to acid rain. SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज क्या करती है, एसिड रेन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉजेज व्हाट, स्मोग. आ जाए डैश कॉजेज स्मोग, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वी कैन से NO2. एंड CO2 इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एंड इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. अब नेक्स्ट है हमारा अमोनिकल लिक्विड. अमोनिकल लिक्विड जिसको बताते हैं हम कि अमोनिकल लिक्विड, जब एक टॉपिक है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सब कुछ दिखेगा. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली जब कोल जब हीट होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं कुछ, जैसे कि कोक, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड एंड कोल टार आर फॉर्म्ड. ये बनते हैं जब कोल को हीट होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं. एंड व्हाट आर दैट यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोक है, कोल गैस है, एमोनिकल लिक्विड भी उसके साथ ही निकलता है, और कोल टार. ये सब यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, यही बनते हैं जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब कोल बर्न होता है. व्हेन कोल इज, तो अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको डिफिनेशन में लिखोगे, व्हेन कोल इज हीटेड विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोल, कोक, कोल गैस, ओके, कोल गैस, कोक, एमोनिकल लिक्विड and coal tar are formed, okay. And the process of strongly heating a substance in the absence of air, ये process होता है क्या, strongly heating a substance in the absence of air. The process of strongly heating a substance in the absence of air is called destructive distillation. The process of strongly heating a substance in the absence of air, oxygen, is called डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. स्ट्रांगली हीट करते हैं उस सब्जेक्ट्स को एब्सेंस ऑफ एयर में. द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो अमोनिकल लिक्विड समझ में आया. अमोनिकल लिक्विड क्या होता है,
जैसे कि हमें बताया गया पहले कि जब कोल हीट करते हैं तो वो एब्सेंस ऑफ एयर में जो अमोनिका लिक्विड प्रोड्यूस होता है, तो एज वन ऑफ द प्रोडक्ट में अमोनिका लिक्विड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है, उसमें अमोनिका लिक्विड भी एक प्रोडक्ट है। तो अमोनिका लिक्विड जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, अमोनिया गैस डिजॉल्व इन वाटर। और अमोनिका लिक्विड जो होता है वो कैसा यूजफुल प्रोडक्ट है, किस लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स बनाने में एक अमोनिका लिक्विड को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स एज इट स्टेटेड दैट हियर कि जो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो यूजफुल प्रोडक्ट में एक जो अमोनिका लिक्विड है वो किस लिए यूज़ होता है, टू मेक फर्टिलाइजर्स। इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। और ये क्या होता है, अमोनिका लिक्विड कंसिस्ट किससे होता है, अमोनिया गैस डिजॉल्व इन वाटर, तो उसको कहते हैं अमोनिकल। ओके, इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। और दस वी कैन से दैट कोल को जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जैसे कोल लिखा हमने और फिर एक एरो बनाया, जो रिएक्टेंट साइड है वो कोल लिखा हुआ है, और जो ऊपर हमने क्या लिखा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और फिर प्रोडक्ट में क्या निकला हमारा, कोक निकला, कोल गैस निकला, अमोनिका निकला, कोल टार निकला। कोल टार, कोल गैस, कोक एंड अमोनिका। वेट, देन हमारा क्या आता है, इज कोक, मेरे येलो बॉक्स में देख लो, इज कोक अ बेटर देन फ्यूल देन कोल। क्या जो कोक है वो बेटर है कोल से? भाई देख लो, पढ़ के देखो, यहाँ पे कोक का ही ऑप्शन दिया है, कोक का ही पैरा दिया गया। कोक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ओके, अगर हम लोग कहें तो जो कोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। और ये कौन से कलर में होता है, ग्रेश ब्लैक इन कलर होता है विद अ रफ टेक्सचर। इसका जो कोक होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही रफ होता है। ये एज शाइनी एज नहीं होता है जैसे कोल शाइन करता है, वो ऐसा शाइन नहीं होता है। बट कोक जो होता है उसमें जो 98% कार्बन, अगर कहा जाए कि हमें एंथ्रेसाइट कोल का एक एग्जांपल दीजिए, तो यू कैन राइट by closing your eyes that coke is an example of anthracite. As it is stated here, what is stated here? It is not as shiny as coal. Coke contains 98% carbon. 98% कार्बन कोक में रहता है और 98% कार्बन किस में रहता है, एंथ्रेसाइट में रहता है। तो एंथ्रेसाइट का एग्जांपल कोक हो सकता है। कोक हो सकता है, कोकी है। ओके, कोक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सबसे ऊपर आ जाता है, एंथ्रेसाइट सबसे ऊपर ही रहता है। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक इन कलर विद रफ टेक्सचर। इट इज़ नॉट शाइनी एज कोल। कोक कंटेन्स 98% कार्बन। कोक इज अ स्मोकलेस फ्यूल। कोक क्या है, स्मोकलेस फ्यूल है। इसमें कोई भी स्मोक प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी स्मोक निकलती नहीं है, स्मोकलेस फ्यूल है। कोक इज़ अ स्मोकलेस फ्यूल। इट फाइंड इट्स यूजेस इन वेरियस फील्ड्स। कोक की बहुत सारी यूजेस होती हैं, बहुत ही फील्ड्स में यूज हैं कोक की। वो व्हाट आर द यूजेस, तो कोक की यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस, अ मिक्सचर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। ये याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। सारी चीज़ें बता रही हूँ जो एमसीक्यू में, जो हर चीज़ में आ सकती है, उस चीज़ को लर्न कर लो क्योंकि पेपर इज नियर टू अस। ओके, यस, अस, आई एम ऑल्सो इन इट। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे, इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन। तो ये आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, सेकेंड है हमारा जो कोक है वो स्मोकलेस फ्यूल है। ये तो हमारा एक फीचर हो गया इसका। सेकेंड है हमारा कोक है जो वो एक प्रिपरेशन, एक फ्यूल गैस है, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। तो वाटर गैस का क्या फॉर्मूला है, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को कब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारा वाटर गैस निकलेगी। और प्रोड्यूसर गैस अ मिक्सचर ऑफ CO+N2। CO+N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस N2, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस CO+H2 इज वाटर गैस। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस। ओके, कोक जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस। और जो येलो बॉक्स का आंसर है उसका आपको मिल ही गया होगा कि इज कोक का बेटर फ्यूल देन अ कोल। येस, इट इज़ बेटर देन फ्यूल कोल। बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज स्मोकलेस, it does not produce smoke on burning, also it releases more heat on burning as compared to coal, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जब वो बर्न होता है, एज 98% कार्बन होता है। और ये भी सब लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। अब क्या आता है, कोल गैस। कोल गैस, अब देखो कोल गैस में क्या है, कोल गैस भी एक प्रोडक्ट है जो इससे निकल रहा है।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने कोक तो पढ़ लिया। अब कोल गैस क्या होता है? कोल गैस बेसिकली जब कोल जो होता है, कोल गैस इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम कोल को हीट करते हैं तो थ्री गैसेस, एक मिक्सचर होता है थ्री गैसेस का। एंड व्हाट आर दैट मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स H2 plus CH2, H2 plus CH4 plus CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन। इन तीन गैसेस का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हमें मिलता है, और ये मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? कोल गैस बोलते हैं। ओके, व्हाट दिस मिक्सचर कॉल्ड? दिस मिक्सचर कॉल्ड कोल गैस। कोल गैस को कहते हैं हम, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। Noted here that when coal is heated in the absence of air, a mixture of three gases, namely hydrogen, methane and what? Carbon monoxide, means H2 plus CH4 plus CO is obtained, and this mixture is known as coal gas. coal gas जो होता है वो एक गुड फ्यूल है, मतलब गुड नहीं, वेरी गुड फ्यूल है, क्योंकि इसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो जब बर्न होंगी, जब कोल गैस को हम लोग बर्न करेंगे तब वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगी। Very good fuel, as the gases present in it can burn to produce more heat, a lot of heat. Okay, कोल गैस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। जो कोक है वो इम्पॉर्टेंट क्या है? फ्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल है। कोल गैस अगर लिखा है डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, देन यू विल राइट कोक। अगर लिखा हुआ है कोल गैस डैश इज यूज एज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल फ्यूल अगर अच्छा है तो आप लिखोगे क्या? कोल गैस। कोल गैस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है, क्योंकि जब वो बर्न करता है वो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर मेनी ईयर्स एज इट प्रोड्यूसेस ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग, और बहुत ही ल्यूमिनस फ्लेम वो जब प्रोड्यूस करता है जब वो बर्न करता है उसको। इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग में प्रोड्यूस होता है बर्निंग। समझ में आया? कोल गैस, कोल गैस क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। ओके, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है, और ये गुड वेरी गुड फ्यूल है, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और ये किसका मिक्सचर है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड व्हाट? हाइड्रोजन, मीथेन एंड वेट, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब थर्ड टॉपिक आता है ना, कोल टार। कोल टार भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जब हम लोग कोल को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है। तो क्या हुआ? कोल टार इज़ अ थिक डार्क एंड ब्लैक ऑयली लिक्विड विद वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल टार होता है वो थिक मतलब मोटा, डार्क और ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है, जो कि जब वो जलता है तो वो बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब स्मेल को हम सूंघ नहीं सकते वैसी स्मेल को उसकी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के बहुत ही डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मिक्सचर है ये कंपाउंड्स। इट कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल्स, और ये इसके अंदर बट जो केमिकल्स बहुत ही सारे यूजफुल केमिकल्स होते हैं। और जैसे कि कोल टार्स होता है वो किस लिए यूज़ होता है? टू मेक इंक्स, इंक बनाने के लिए जो इंक होती है उसको बनाने के लिए भी कोल टार यूज़ होता है। कोल का व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कोल टार? कोल टार कैन बी यूज टू मेक इंक्स, डाइज, मेडिसिन्स, ओके, मेडिसिन्स, एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सबको बनाने के लिए कोल टार यूज़ होता है। ऑलराइट, तो समझ में आया कोल टार क्या होता है? कोल टार एक थिक डार्क एंड ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है विद वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, और उसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। और ये किसका मिक्सचर है? डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का, और ये इस कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल्स। डैश कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल्स, स्टोर कार, कोल टार इज कंटेन मैनी यूजफुल केमिकल्स। ओके, समझ में आ रहा है? फिर चारकोल आता है हमारा। चारकोल क्या होता है? चारकोल बेसिकली एक एमॉर्फस फॉर्म है। चारकोल जो है वो इम्प्योर फॉर्म है। ओके, अगर ट्रू फॉल्स में या फिर किसी चीज़ में आ रहा है चारकोल इज एन डैश फॉर्म ऑफ कार्बन, चारकोल इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और वी कैन से चारकोल अगर ट्रू फॉल्स में है चारकोल, अगर लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स में चारकोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तब रखोगे फॉल्स। वाई? चारकोल इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दैट्स वाई। ओके, तो जो चारकोल है वो क्या है? इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की। कैसे प्रिपेयर होती है? जब हम कार्बन के कंपाउंड को हीट करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन कंपाउंड्स in the absence of air
डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स चारकोल इज क्लासिफाइड एज वुड चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल। ओके, सोर्स पे डिपेंड करने पे क्या होता है, जो चारकोल होती है वो कैसे किस में क्लासिफाइड है, वुड चारकोल, शुगर चारकोल और एनिमल चारकोल में। चारकोल क्या है फिर से समझ लो, क्योंकि अभी 3 चारकोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वुड चारकोल, शुगर चारकोल एंड एनिमल चारकोल। तो चारकोल क्या होता है, वो इम्प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कैसे प्रिपेयर होती है, बाय हीटिंग कार्बन कंपाउंड्स इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ऑलराइट, देन क्या होता है हमारा, दिस पेज इज फिनिश्ड। I am saying again, if you have any doubt, please comment it. I will see and I will reply immediately. Okay. Wood charcoal. What do you mean by wood? First of all, see this yellow box. How can we show that charcoal absorb color from some substances? कैसे हम लोग कह सकते हैं जो चारकोल है वो कलर को एब्जॉर्ब करता है कुछ सब्सटेंसेस से, अपने मतलब एब्जॉर्ब करता है, दिखाता है। तो पहले तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे पहले चैप्टर वुड चारकोल पढ़ेंगे ना, चारकोल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सी, जो वुड चारकोल है वो क्या है, एक नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म है। वैसे कि हमने बताया था आपको कि चारकोल ही एक नॉन एमॉर्फस फॉर्म है, तो चारकोल का पार्ट भी एमॉर्फस फॉर्म होगा। ओके, तो ये नेचुरली अकर नहीं करती है, इसको हम लोग जलाते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को तबाह करती है। वुड चारकोल के पास एक प्रॉपर्टी है कि गैसेस को एब्जॉर्ब करेगी, मीन्स क्या करेगी, अपने ऊपर दिखाएगी ना। वुड चारकोल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग गैसेस, डैश हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग गैसेस, तो वुड चारकोल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग गैसेस। जैसे मैंने बताया कि जो वुड चारकोल है उसके पास एक प्रॉपर्टी है, एंड व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एब्जॉर्बिंग गैसेस। ओके, ये गैस को एब्जॉर्ब करती है। और व्हेन एब्जॉर्प्शन जो एक प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्बिंग। तो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अक्यूमुलेट गैसेज और लिक्विड्स ऑन आउटर सरफेस। अपनी आउटर सरफेस में वो सब्सटेंस कहते हैं गैसेज और लिक्विड्स को एक्यूमुलेट करता है, ले लेता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्यूमुलेट्स गैसेज और लिक्विड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो वुड चारकोल फिर से बता रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में कि वुड चारकोल जो है वो एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, और ये नेचुरली अकर नहीं करती है। ओके, और वुड चारकोल के पास एक प्रॉपर्टी है, एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्बिंग गैसेस को एब्जॉर्ब करती है। वुड चारकोल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग गैसेस, एब्जॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच it accumulate gases or liquids on its outer surface. Wood charcoal is prepared by heating wood in a closed container in the absence of air. wood charcoal कैसे प्रिपेयर करते हैं बताओ, एयर की एब्सेंस होती है। ओके, और हीट करते हैं। wood charcoal is prepared by heating wood, लकड़ी को एक क्लोज कंटेनर में रखकर, जहाँ से ऐसा कंटेनर जिसमें से एयर अंदर आ ही ना सके, एब्सेंस ऑफ एयर होती है। तो उस कंटेनर में हम वुड को रखते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होता है, वुड चारकोल मिल जाता है। वुड को हम लोग हीट करते हैं। वुड चारकोल, हाउ वुड चारकोल इज प्रिपेयर्ड, तो वुड चारकोल इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वुड इन अ क्लोज कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वुड चारकोल इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सब्सटेंस, हीटिंग अ वुड इन द क्लोज कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वुड। अब वुड का यूज़ क्या होता है, देखो यहाँ पर यूजेस ऑफ वुड। भाई देखो इधर, वुड जो होता है वुड चारकोल, ऑलराइट, तो वुड चारकोल किस लिए यूज़ होता है, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एंड बर्निंग। क्यों, एक क्लोज कंटेनर में बंद होता है, जब वो बर्न होता है तो एक डोमेस्टिक फ्यूल के लिए प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि कंटेनर बंद है, क्योंकि लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, लकड़ी जला रहे तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी ऑन बर्निंग। एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। ओके, तो क्या बता रहे हैं हम कि यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज अ प्रोड्यूसर लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। लर्न इट हियर, what is the uses of wood charcoal? The uses of wood charcoal are as a domestic fuel as it produces a lot of heat on burning. As a domestic fuel as it produces a lot of heat on burning.
इन मेकिंग गन पाउडर बनाने के लिए, इन मेकिंग गन पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए। फॉर एग्जांपल ZnO+C रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली जो ऑक्सीजन को उस सब्सटेंस से हटाता है या फिर हाइड्रोजन को ऐड करता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO, तो ZnO+C, तो Zn ऑक्सीजन को यहाँ से इन्होंने हटाया, CO के पास पहुँचा ना, C के पास पहुँच गया, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। Fe2O3 3C है, तो CO3CO बना और क्या बना, 2Fe बन गया। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ वुड चारकोल इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एंड बर्निंग। ओके, जो वुड चारकोल होता है वो एज अ डोमेस्टिक फ्यूल रहता है। ओके, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एंड बर्निंग। सेकेंड, टू मेक अ गन पाउडर। थर्ड, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। फोर्थ, इन गैस मास्क। ओके, also used in gas mask. Okay, gas mask के लिए। okay, as it absorb poisonous gases in गैस मास्क के लिए भी, क्योंकि ये ऐसे पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर देता है। गैस मास्क, इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरी गैसेस निकलती हैं, तो जो मास्क होता है उसी में वो एब्जॉर्ब कर देता है, हमारे नाक तक अंदर जाने नहीं देता है वो इन गैस मास्क। ओके, एज इट एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस, क्योंकि जो पॉइजन की गैस को एब्जॉर्ब कर देता है ना, पकड़ लेता है। फिर कहते हैं इन गैस मास्क एज इट एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस, ये मास्क जो होते हैं वो हमारे हार्मफुल गैसेस जो एयर में प्रेजेंट होती हैं उनसे हमको बचाते हैं। दिस गैस मास्क प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, एज ए डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट जैसे कि ये एब्जॉर्ब करता है कलर को, to remove colored impurities from substances, and in sugar industry to remove color from crude sugar and turn it white। क्या पॉइंट है यहाँ पे कि एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट मतलब कि जैसे कि ये एब्जॉर्ब करता है कलर को, है ना, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल, तो एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इट एज इट एब्जॉर्ब कलर टू रिमूव कलर्ड इम्प्योरिटी, जो कलर्ड इम्प्योरिटी हैं उनको रिमूव करने के लिए कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो बेसिकली वो कलर्ड इम्प्योरिटीज हटा देते हैं फ्रॉम सब्सटेंसेज। एंड शुगर इंडस्ट्रीज में तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो कलर है फ्रॉम जो क्रूड शुगर का जो कलर है उसको कलर हटाकर वाइट में टर्न कर देना। ओके, एज अ नेक्स्ट है हमारा एज अ डीऑडराइजर इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी के प्योरिफिकेशन के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर अ लेयर ऑफ चारकोल इज प्लेस्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। द चारकोल रिमूव्स द बैड स्मेलिंग gases present in the water and purifies the water. As a deodorizer in the purification of water, because during purification of water a layer of charcoal is placed, जो चारकोल की लेयर है वो प्लेस की गई है बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, जो लेयर है ग्रेवल की और सैंड की उनके बीच में, एंड जो चारकोल है रिमूव्स द बैड स्मेलिंग गैसेस प्रेजेंट इन वाटर एंड प्यूरिफाइज द वाटर। फिर नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट, ये सारे पॉइंट समझ लेना। अभी इसके बाद ये देखो, पहला लास्ट पॉइंट हमको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो फिर से समझाते हैं इसको। ये क्या है, एज अ डीऑडराइजर in the purification of water, because during purification of water a layer of charcoal is placed। okay, क्या होता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, during purification of water a layer of charcoal is placed between the layers of gravel and sand। the charcoal removes the bad smell। जो चारकोल होता है हम उसको चारकोल डालते हैं तो जो जितनी भी गंदी स्मेलिंग गैसेज हैं वो उसमें चिपक जाती हैं और जो वाटर को प्योरीफाई कर देती हैं। यही बात है इसमें। अब देखो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें जो दो येलो बॉक्स हैं वो पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया दो येलो बॉक्स में। हाउ के पहला बॉक्स है उसमें दिया गया हाउ कैन वी शो दैट चारकोल एब्जॉर्ब कलर फ्रॉम सब सब्सटेंसेस, कि हम कैसे शो करेंगे कि जो चारकोल है वो कलर सब्सटेंसेस के एब्जॉर्ब करता है। कैसे, देखो
आंसर क्या है? फर्स्ट सबसे पहले क्या करो, हमें चारकोल को ऐड करना है उस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में ब्राउन शुगर और वाटर है। एक टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें, तो बेसिकली उस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्राउन शुगर डालना है और पानी डालना है, उसमें हम चारकोल ऐड करेंगे। उस सॉल्यूशन को हम लोग फिर बॉईल करेंगे कुछ टाइम के लिए और उसको फिर फिल्टर कर लेंगे। कि हमें फिर दिख रहा होगा फिल्टर करने पर कि यू विल फाइंड दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स रिमूव्ड। जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो रिमूव हो गया है और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस बन गया है। ओके, जैसे कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन शुगर इंडस्ट्रीज़ में ऐसे यही यूज़ होता है कि शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, ब्राउन शुगर होती है उनको वाइट बना देते हैं। किसे? वो क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक ब्राउन शुगर डालते हैं और वाटर डालते हैं। उस ब्राउन शुगर और वाटर में गर्म करते हैं, हल्का बॉईल करते हैं, फिर चारकोल भी ऐड कर देते हैं। ओके, उस सॉल्यूशन को फिर जैसा हीट करेंगे और क्या करेंगे, हम लोग फ़िल्टर करेंगे। फिर उसमें हम क्या लिखेंगे कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया और जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, कलरलेस बन गया। नाउ सी द नेक्स्ट येलो बॉक्स इज सेइंग इज वुड चारकोल अ बेटर फ्यूल देन अ वुड। जो वुड है और वुड चारकोल है, इसमें जो वुड चारकोल है क्या वो बेटर है वुड से? तो आंसर है येस, बिकॉज जो वुड चारकोल है वो एक क्लीन फ्यूल है। वुड चारकोल इज अ क्लीन फ्यूल। It neither produces smoke on burning nor does it cause air pollution. It produces more heat on burning than on equal mass of wood. Wood burns producing a lot of smoke causing air pollution. Okay. फिर क्या बता रहा है यहाँ पे? ये बता रहा है कि जो वुड चारकोल है वो एक बेटर फ्यूल है। यस, क्योंकि एक क्लीन फ्यूल है वो, और वो जब बर्न करते हैं तो वो कोई भी स्मोक या फिर कोई भी एयर पोल्यूशन को कॉज नहीं करता है। और जब ये ज़्यादा ही हीट को मोर हीट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस करता है, जैसे जितना वुड का मास होता है उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है बर्निंग में। जो वुड है बर्न जब करता है वो प्रोड्यूस करता है स्मोक भी, धुआं भी और एयर पोल्यूशन भी लाता है जब वुड खाली बर्न होता है। अब देखो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है। शुगर सॉल्यूशन बेसिकली कि प्योरेस्ट एमॉर्फस फॉर्म है, जो एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, पर ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म एक प्योरेस्ट फॉर्म है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की। जो एमॉर्फस फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म जो है कार्बन का, उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, शुगर चारकोल। शुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस फॉर्म। और ये कैसे प्रिपेयर होती है, ये शुगर के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होती है। यस, शुगर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। कैसे? जब हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर में शुगर को हीट करते हैं, वहाँ पर कोई भी एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वाटर जब होता है वो लॉस हो जाता है और शुगर चारकोल इज़ लेफ्ट बिहाइंड, तो शुगर चारकोल बैठ जाती है नीचे। ओके, फिर इसका जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बनी, शुगर का क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11। C12H22O11 हीट करा, C12C बचा और क्या बचा, 11H2O बचा। वाटर अलग हो गया, कार्बन मतलब शुगर चारकोल अलग बचा हमारे पास, 12C मतलब शुगर चारकोल। ऑलराइट, अब यूजेस ऑफ वुड चारकोल क्या होता है, शुगर चारकोल। शुगर चारकोल का क्या यूज़ होता है, शुगर चारकोल बेसिकली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है। और किस कहाँ से, मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। शुगर चारकोल इज़ यूज एज extraction of is used to extract sugar charcoal is used to extract metals from the metallic oxide से metals का extraction करेंगे। जैसे कि ZnO means zinc oxide plus carbon gives out zinc plus carbon monoxide, zinc oxide plus carbon gives out zinc plus carbon monoxide। ओके, तो ये एक एक्सट्रैक्शन हुआ किससे, कि मेटेलिक ऑक्साइड है एक, उसमें से क्या हुआ, मेटल का एक्सट्रैक्शन हुआ। फिर जैसे कि लेड ऑक्साइड है तो कार्बन है, तो लेड ऑक्साइड में क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड बचा। इन दिस रिएक्शन शुगर चारकोल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो शुगर चारकोल क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इट इज़ यूज टू डिकलराइज कलर्ड सोल्यूशन, ये भी कलर सोल्यूशन को डिकलराइज करने में होता है काम। इट इज़ यूज टू डीकलराइज कलर्ड सोल्यूशन, इट इज़ यूज टू डीकलराइज कलर्ड सोल्यूशन। ओके, फिर क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा आया एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल बेसिकली एक पोरस होता है और गुड एड्जॉर्बेंट, अच्छा एड्जॉर्ब करता है और एक हाईली पोरस होता है। और क्या करता है, 10 to 12% कार्बन होता है इसमें, सबसे कम कार्बन होता है इसमें एनिमल चारकोल में। और जो एनिमल चारकोल कैसे प्रिपेयर होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन्स। एनिमल बोन्स जैसे कि मतलब एनिमल बोन को हम लोग हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में।
तो जो एनिमल चारकोल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन चारकोल भी कहते हैं। तो एनिमल चारकोल जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन से बना होता है। यस, जैसे कि शुगर चारकोल है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर से बना होता है, वैसे ही एनिमल चारकोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन से बना होता है। मीन्स इसको हम लोग जैसे कि एनिमल बोन्स को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं एनिमल बोन को, और जैसे कि एनिमल चारकोल उसको कहते हैं। एनिमल चारकोल देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड बोन चारकोल, क्योंकि बोन को हीट करते हैं एनिमल की बोन्स को। और यूजेस क्या होता है एनिमल चारकोल के? एनिमल चारकोल का यही यूज़ होता है, जो एनिमल चारकोल होता है वो यूज़ होता है एज ए डीकलराइजिंग एजेंट, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये डीकलराइजिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है शुगर इंडस्ट्रीज़ में, टू रिमूव ब्राउन कलर ऑफ शुगर केन। शुगर केन का जूस जो होता है वो ब्राउन कलर का जो होता है, उससे ब्राउन कलर निकालने के लिए decolorizing it in sugar industry to remove brown color of sugarcane juice. In the removal of colored impurities from solution. Colored impurities from solution means जो solution में colored impurities है उनका removal करने के लिए भी ये चारकोल यूज़ होता है, एनिमल चारकोल। In the removal of colored impurities from solution. In the removal of colored impurities from the solution. In the removal of colored impurities from the solution. In the removal of colored impurities from the solution. To remove excess fluoride from water which can lead to tooth decay. In the removal of colored impurities from solution or to remove excess fluoride, मतलब फ्लोराइड जो एक्सेस मतलब जो ज़्यादा फ्लोराइड है वाटर से हटाने के लिए भी टूथ डिके में यूज़ होता है। तो ये समझ में आ गया कि लास्ट थर्ड पॉइंट का समझ में आ गया कि इसको एनिमल चारकोल का टू रिमूव एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर विच कैन लेड टू टूथ डिके। मीन्स वाटर से जो फ्लोराइड है उसको निकाले रिमूवल करने के लिए कि जो हमें टूथ डिके लेट कर रह सके। लैम्प ब्लैक, जैसे कि आप देखो सूद रहे हैं, जैसे लैम्प ब्लैक बेसिकली जैसे काजल होता है, हिंदी में उसको काजल कहते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, 99% कार्बन इसमें कंटेन रहता है। जो लैम्प ब्लैक होता है वो क्या होता है, काजल, हिंदी में उसे हम काजल कहते हैं। अब हम कहेंगे एंथ्रासाइड का दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लैम्प ब्लैक, क्योंकि इसमें भी 99% कार्बन रहता है। लैम्प ब्लैक जो होता है वो कैसे होता है, प्रिपेयर होता है बाय बर्निंग वैक्स। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, वेजिटेबल ऑयल और टर्पेंटाइन इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जो लैम्प ब्लैक होता है वो प्रिपेयर होता है बाय बर्निंग वैक्स, वेजिटेबल ऑयल्स और टर्पेंटाइन इन लिमिटेड सप्लाई। लैम्प ब्लैक इज ऑल्सो नोन एज काजल इन हिंदी। इट कंटेन अबाउट 99% कार्बन। लैम्प ब्लैक जो होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर होता है किससे, लैम्प ब्लैक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग वैक्स, वेजिटेबल ऑयल और टर्पेंटाइन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ही बन जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लैम्प ब्लैक इज अ ग्रीजी एंड ब्लैक सॉलिड। ओके, तो बेसिकली जो लैम्प ब्लैक होता है वो क्या होता है, ग्रीजी और ब्लैक सॉलिड होता है। और ये सॉफ्ट होता है, उसको हम टच करेंगे, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू टच एंड इट ईजी एंड इट गिव्स एन ऑयली फील, बड़ी ऑयली फील होता है उसमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक ये लैम्प की हो गई। अब जिससे मैंने पीढ़ी मंगाई थी ना, उसने क्या करा कि यस, और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैम्प ब्लैक के बाद एक टॉपिक है यूजेस ऑफ लैम्प ब्लैक। ओके, तो हम बताते हैं उसमें क्या है। तो बेसिकली लैम्प ब्लैक के हैं उसमें बहुत सारे यूजेस होते हैं। कौन कौन से यूजेस हैं, जैसे कि लैम्प ब्लैक यूज़ होता है ब्लैक पेंट बनाने में, रबर की इंडस्ट्री में, इन मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश, जो ब्लैक कलर का होता है ना, शू पॉलिश के लिए भी होता है, काजल ऐसा काजल। ओके, इन मेकिंग ब्लैक रिबन ऑफ टाइपराइटर्स, जो टाइपराइटर होता है उनके किनारे के जो ब्लैक रिबन्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी होता है। फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के लिए भी होता है। इन मेकिंग प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए भी होता है। इन मेकिंग ब्लैक कार्बन पेपर बनाने के लिए भी होता है, जो काला कार्बन पेपर होता है उसको बनाने के लिए भी होता है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है सर।
वो टॉपिक क्या है, ये मैंने एमॉर्फस फॉर्म सारी पढ़ लिया है इसमें। ओके, अब हमें खाली पढ़ना है क्या, वो पढ़ना है ना, ग्रेफाइट डायमंड वाला क्रिस्टलाइन। फिर हमारा आता है फ्यूल्स ऑफ कार्बन आता है, सॉरी फ्यूल्स एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर कैलोरीफिक वैल्यू आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है। ओके, चलिए थैंक यू। अगर समझ में आया है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं आए तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए, आई विल आंसर इट देयर।